नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के पाठकों के दिलों को छुआ है। झुम्पा लाहिरी का द नेमसेक। जी। हमारे पास इस किताब की एक काफी विस्तृत समीक्षा मौजूद है जिसका शीर्षक है द नेमसेक, एक गहन समीक्षा। ये समीक्षा उपन्यास के कई अहम पहलुओं पर गहराई से नजर डालती है। और आज हम इसी समीक्षा को आधार बनाकर इस उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य विषय जैसे पहचान का संकट, अपनेपन की तलाश और खासकर अप्रवासी होने के अनुभव को समझें। हाँ, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। बिल्कुल। साथ ही किरदारों की जटिलताओं पर लाहिरी की जो खास लेखन शैली है और इस किताब का जो एक स्थायी प्रभाव है उस पर भी बात होगी। हाँ, और इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक नाम है गोगोल। गोगोल एक ऐसा नाम जो एक लड़के को मिलता है और फिर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने लगता है। कभी पहचान बनता है, कभी बोझ। ये अपने आप में एक दिलचस्प शुरुआत है ना? बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे खुलती है। कहानी की शुरुआत होती है आशिमा गंगोली के साथ। वो कलकत्ता से दूर हैं, अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में, और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान वो अपने घर को याद कर रही हैं, अपने परिवार को। उनका बेटा पैदा होता है, लेकिन नाम रखने की प्रक्रिया में थोड़ी उलझन हो जाती है। वो चिट्ठी वाली बात है ना? हाँ, एक जरूरी चिट्ठी जिसमें बच्चे का अच्छा नाम लिखा होना था, वो भारत से समय पर नहीं पहुंच पाती। और इसी बीच एक और कहानी है जो इस नाम से जुड़ जाती है। आशिमा के पति अशोक का एक भयानक ट्रेन हादसा। जी, सालों पहले भारत में हुआ था वो। उनकी जान बाल बाल बची थी उसमें, और उस वक्त उनके हाथ में रूसी लेखक निकोलाई गोगोल की एक किताब थी। बिल्कुल। तो इसी वजह से और अस्पताल के नियमों और उस चिट्ठी के ना आने की मजबूरी में बच्चे का जो आधिकारिक नाम है वो गोगोल रख दिया जाता है। सोचा तो शायद यही था कि एक घर का नाम रहेगा। हाँ, पहले ही सोचा गया था कि ये बस घर का नाम रहेगा, स्कूल के लिए कोई और अच्छा नाम चुना जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यही नाम स्थायी हो जाता है। और फिर यही नाम गोगोल के लिए एक अजीब सी उलझन, एक पहचान का संकट बन जाता है। हाँ, और उपन्यास कई दशकों तक फैला है, जिसमें हम गोगोल को देखते हैं अपनी बंगाली जड़ों और अमेरिकी परवरिश के बीच संतुलन बनाते हुए। वो नाम बदलने की कोशिश भी करता है। निखिल। हाँ, अपना नाम बदलकर निखिल रखने की कोशिश करता है। अलग अलग रिश्तों में अपनी पहचान ढूंढता है, शशरों के बीच भटकता है और अपने माता पिता की उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच जूझता रहता है। और उसके माता पिता अशोक और आशिमा, उनकी भी अपनी कहानी है। बिल्कुल। वो अमेरिका में अपनी जिंदगी तो बसा लेते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक निर्वासन का भाव लिए जीते हैं, अपने पीछे छूट गए देश संस्कृति की यादों के साथ। तो ये शुरुआती घटनाएं, जन्म, वो खोई हुई चिट्ठी, वो ट्रेन हादसा और निकोलाई गोगोल का जिक्र, ये सब मिलकर उस नाम गोगोल को सिर्फ एक नाम नहीं रहने देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये समीक्षा कहती है, ये एक विरासत बन जाता है, एक पहचान का बोझ जिसे गोगोल का ढूंढना पड़ता है। ये सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। चलिए अब उन मुख्य विषयों पर आते हैं जिन्हें इस समीक्षा में उभारा गया है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है नाम और स्वयं का अस्तित्व। नेम्स एंड द सेल्फ। जी। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि नाम महज एक लेबल या पहचान पत्र नहीं है। सही बात है। ये एक पूरी कहानी हो सकती है, एक दबाव, एक दिशा दिखाने वाला और कभी-कभी एक पिंजरा भी। हाँ, और गोगोल की अपने नाम के साथ जो असहजता है वो सिर्फ एक अजीब नाम होने की वजह से नहीं है। विश्लेषण बताता है कि ये उस गहरे सवाल को छूती है जिससे कई अप्रवासी बच्चे जूझते हैं। कौन सा सवाल? कि मैं यहाँ कौन हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं और उन जड़ों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। ये एक तरह का सांस्कृतिक द्वंद्व है जो उसके नाम में सिमट आता है। तो जब वो बाद में अपना नाम कानूनी तौर पर निखिल रखता है, तो ये सिर्फ एक बदलाव या रीब्रांडिंग से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। समीक्षा इसे अपने अस्तित्व का लेखक बनने की कोशिश के तौर पर देखती है। ये अपनी कहानी को अपने हिसाब से लिखने का एक प्रयास है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, वही तो बात है। ये पहचान निर्माण के बड़े फलसफे से जुड़ता है। नाम अपने साथ इतिहास, उम्मीदें और दूसरों की धारणाएं लेकर आता है। विश्लेषण इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे ये एक नाम गोगोल कई दुनियाओं को जोड़ता है। रूस का साहित्य, बंगाल की प्रवासी संस्कृति, अमेरिका की नौकरशाही, सब कुछ उस एक शब्द में समाया हुआ लगता है। वाह! ये सिर्फ उसका निजी बोझ नहीं, बल्कि कई सांस्कृतिक तारों का संगम बिंदु है।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक नाम में कितना कुछ सिमट सकता है। अगला विषय जो समीक्षा में प्रमुखता से आता है वो है अप्रवासन एक सामान्य महाकाव्य के रूप में, इमिग्रेशन एज ऑर्डिनरी एपिक। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये नजरिया थोड़ा अलग है। क्योंकि अक्सर अप्रवासन की कहानियों में बड़े संघर्ष या असाधारण सफलता पर जोर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये विश्लेषण कहता है कि लाहिरी अमेरिकन ड्रीम के बड़े बड़े भाषणों या नाटकीय संघर्षों से बचती हैं। अच्छा। इसके बजाय वो दिखाती हैं कि अप्रवासन असल में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे संघर्षों और समायोजनों की एक लंबी श्रृंखला है। जैसे समीक्षा में कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्या? हाँ, कई है। जैसे दुकान में मिले कूपन को समझने की कोशिश करना, अच्छा, हाँ। घर पर उपलब्ध सामग्री से भारतीय खाना बनाने का जुगाड़ करना, ऑफिस की पार्टियों में थोड़ी हिचक और विनम्र दूरी के साथ शामिल होना, या फिर एक ऐसे घर को धीरे धीरे सजाना जो ना तो पूरी तरह अमेरिकी लगता और ना ही पूरी तरह बंगाली। हाँ। ये छोटे छोटे पल, ये रोज की जद्दोजहद यही मिलकर अप्रवासन के अनुभव को रचते हैं। तो ये सामान्य महाकाव्य वाली बात बहुत सटीक लगती है। मतलब महाकाव्य जैसा विस्तार तो है, पूरी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन उसका अनुभव भव्य घटनाओं में नहीं बल्कि रोजमर्रा की शांत तीव्रताओं में छिपा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये शांत तीव्रताएं हमें अगले जुड़े हुए विषय तक ले जाती हैं, जिसे विश्लेषण कहता है घर, भोजन और अनुष्ठान अभिलेखागार के रूप में। हाउसेज, फूड एंड रिचुअल्स एज आर्काइव्स। अच्छा। कैसे रोजमर्रा की साधारण चीजें, उनके अपार्टमेंट, खाने की मेज पर परोसा जाने वाला खाना, त्योहार मनाने के तरीके, ये सब सिर्फ चीजें या आदतें नहीं रह जाती। ये एक तरह के आर्काइव यानी यादों के भंडार बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे स्मृति के भंडार बन जाते हैं, उनके अतीत से, उनकी जड़ों से जुड़ाव का जरिया। और साथ ही उनकी वर्तमान जिंदगी में अकेलेपन या उदासी के भावों को भी यही चीजें दर्शाती हैं। समीक्षा में कुछ खास उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, जैसे मैसाचुसेट्स की सर्द सर्दियों में आशिमा का घर पर साड़ी ब्लाउज सिलना। लव, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि लहिरी अशोक और आशिमा यानी माता पिता के किरदार को बहुत सम्मान और गरिमा के साथ पेश करती हैं। उनका अपने बच्चों गोगोल और सोनिया के प्रति प्यार बहुत गहरा और अटूट है, लेकिन वो उनकी अमेरिकी जिंदगी को हमेशा समझ नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। उनकी सोच, उनके रिश्ते, वो सब पूरी तरह समझ नहीं पाते। एक पीढ़ी का तंत्र साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या समीक्षा ये भी कहती है कि इसमें किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराया गया है? मतलब क्या किसी को जज किया है? नहीं, यही खास बात है। विश्लेषण के अनुसार लाहिरी ना तो माता पिता के पारंपरिक नजरिए का मजाक उड़ाती हैं और ना ही बच्चों की अधीरता या अमेरिकी तौर तरीकों को अपनाने की जल्दबाजी को गलत ठहराती हैं। अच्छा। दोनों पीढ़ियों को संयम और सहानुभूति के साथ देखा गया है। उनके बीच की दूरी और गलतफहमियों में भी एक तरह की कोमलता और सच्चाई दिखती है। ये परिवारों की एक जानी पहचानी कहानी है जिसे बहुत ईमानदारी से पेश किया गया है। और इसी ईमानदारी से जुड़ा एक और विषय है संयोग, भाग्य और हमें आकार देने वाली दुर्घटनाएं। चांस, फेट एंड द एक्सीडेंट्स दैट शेप अस। वो ट्रेन हादसा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, वो हादसा सिर्फ नामकरण की वजह बनकर खत्म नहीं हो जाता, उसकी गूंज पूरी कहानी में महसूस होती है। अच्छा, कैसे? ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी और हमारी पहचानें कितनी बार संयोग या आकस्मिक घटनाओं से तय होती हैं। एक खोई हुई चिट्ठी, एक गलत भरा हुआ फॉर्म, कोट की जेब में रखी किताब, ये छोटी छोटी चीजें जीवन की दिशा बदल सकती हैं। नियति और संयोग का खेल। बिल्कुल, ये उपन्यास के ताने बाने में बुला हुआ है। ये तो हुए विषय। अब किरदारों पर आते हैं। गोगोल निखिल के बारे में समीक्षा का क्या कहना है? क्या वो सिर्फ अपनी पहचान के संकट का प्रतीक बनकर रह जाता है? नहीं, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि गोगोल एक जीता जागता जकल किरदार है, सिर्फ एक प्रतीक नहीं। अच्छा। वो मूडी है, उसमें जिज्ञासा है, कभी कभी वो रिश्तों में लापरवाह भी दिखता है, लेकिन उसमें दयालुता भी है। पाठक उसके साथ जुड़ पाता है, उसकी उलझनों को महसूस कर पाता है। और उसके जीवन में आने वाली महिलाएं, मैक्सीन और मौसमी, उनके बारे में भी समीक्षा में काफी कुछ है। मैक्सीन, जो एक अमीर स्थापित अमेरिकी परिवार से है, वो गोगोल के लिए उस सहज अमेरिकी अपनेपन का प्रतीक है जो उसे अपने घर में शायद महसूस नहीं होता। उसका परिवार काफी अलग है गंगुली परिवार से। हाँ, बिल्कुल। खुला हुआ, बेतकल्लुफ, जो गोगोल के अपने परिवार के रिवाजों से बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ मौसमी, वो भी ABCD है ना, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी। हाँ, गोगोल की तरह ही उसकी अपनी पहचान की उलझनें हैं, अपने संघर्ष हैं। समीक्षा कहती है कि इन दोनों किरदारों को भी बिना किसी निर्णय के उनकी पूरी जटिलता के साथ दिखाया गया है।
ये सिर्फ गोगोल की कहानी के सहायक पात्र नहीं है, उनकी अपनी दुनिया है। और गोगोल के माता पिता अशोक और आशिमा, उनके किरदार तो उपन्यास की जान है, जैसा मैंने कहा। अशोक के बारे में समीक्षा कहती है कि वो लाहिरी की सबसे मार्मिक रचनाओं में से हैं। एक शांत, सज्जन व्यक्ति, मौत के मुंह से वापस आने वाला अनुभव उन्हें बदल देता है। हाँ, लेकिन उनके अहंकार को नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके धैर्य और समझ को और गहरा करता है। वो एक स्नेही पिता और पति हैं, जिनकी खामोशी में भी बहुत कुछ छिपा होता है। और आशिमा? अशिमा के किरदार में उपन्यास की शायद सबसे गहरी पीड़ा और बदलाव नजर आता है। अमेरिका में उनका शुरुआती अकेलापन। हाँ, वो बहुत मार्मिक होगा। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाना, अपने बच्चों को बड़े होते देखना और फिर जीवन के बाद के सालों में अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना, ये सब बहुत ही बारीकी से घरेलू विवरणों के माध्यम से दिखाया गया है। समीक्षा ने खास तौर पर किसी हिस्से की तारीफ की है? हाँ, समीक्षा खासतौर पर अमेरिका में उनके शुरुआती दिनों के अकेलेपन के चित्रण की तारीफ करती है। किराने की दुकान की गलियों में या टेलीफोन बूथ पर महसूस होने वाला वो अकेलापन, जिसे लाहिरी ने बहुत संवेदनशीलता से लिखा है, वो कहानी की एक समानांतर नायिका जैसी बन जाती हैं। किरदारों का चित्रण वाकई बहुत गहरा लगता है। अब थोड़ी बात करते हैं लाहिरी की लेखन शैली की। समीक्षा उसे कैसे देखती है? विश्लेषण लाहिरी की शैली को किफायती, स्पष्ट और अचूक रूप से पर्यवेक्षणीय बताता है। मतलब कम शब्दों में ज्यादा कहना। हाँ, बिल्कुल। उनकी भाषा बहुत साफ और सदी हुई है और वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती हैं। वो दिखावटी भाषा या बड़े बड़े रूपकों का इस्तेमाल करने के बजाय छोटे छोटे सटीक विवरणों पर ध्यान देती हैं। किसी पार्टी में लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कमरे में सामान कैसे रखा है, इस तरह के विवरण। और कहानी कहने का तरीका, क्या वो बहुत नाटकीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी एक सीधी रेखा में स्थिर कालक्रम के साथ आगे बढ़ती है। दशकों का समय बीत जाता है, लेकिन बहुत सहजता से, बिना किसी झटके के। अच्छा। बड़ी या नाटकीय घटनाएं भी अक्सर बहुत शांति से एक आध वाक्य में बता दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि उपन्यास घटना के तमाशे से ज्यादा उसके बाद के असर, उसके परिणामों में रुचि रखता है। ये संयम कहानी को एक तरह की दस्तावेजी विश्वसनीयता देता होगा। हाँ, बिल्कुल, जैसे हम सच में इन किरदारों की जिंदगी को इतने करीब से देख रहे हैं। लेकिन क्या इस संयमित शैली को लेकर समीक्षा में कोई संभावित पाठक प्रतिक्रिया या आलोचना का भी जिक्र है? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, 2 बिंदुओं पर बात की गई है। पहला है भावनात्मक शीतलता, इमोशनल कूलनेस। मतलब? जिस शांत और थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाली शैली में लाहिरी लिखती हैं, वो कुछ पाठकों को थोड़ी ठंडी या सपाट लग सकती है। ओके। जहां पाठक शायद ज्यादा भावनाओं के उफान या कैथार्सिस की उम्मीद कर रहे हों, वहां लाहिरी की शैली ज्यादा निदानिक या वस्तुनिष्ठ महसूस हो सकती है। हालांकि कई लोगों के लिए यही संयम उनकी ताकत है। और दूसरा बिंदु? दूसरा है मौसमी के चरित्र का चाप, मौसमीज आर्क, मतलब कहानी में मौसमी का हिस्सा। उसमें क्या है? कुछ लोगों को लग सकता है कि उसका किरदार और उसकी कहानी थोड़ी जल्दबाजी में सिमट जाती है। समीक्षा का अंदाजा है कि शायद मेलोड्रामा से बचने की कोशिश में लाहिरी ने उसके किरदार की कुछ परतों को पूरी तरह खुलने का मौका नहीं दिया। अच्छा, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर पाठक अलग-अलग राय रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और साहित्य में इस उपन्यास का क्या स्थान है? क्या समीक्षा इसे अन्य महत्वपूर्ण किताबों के संदर्भ में देखती है? हाँ, विश्लेषण इसे अप्रवासी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों जैसे भारती मुखर्जी, जेडी स्मिथ या चिमामांजा ngozi adichie के कामों के साथ रखती है। लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि द नेमसेक का मिजाज, उसकी आवाज एकदम अनोखी है, पूरी तरह लाहिरी की अपनी संयत, सटीक और गहरी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई। तो ये उनकी पहली किताब इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज से कैसे जुड़ती है? ये उपन्यास एक तरह से उसी किताब के विषयों को ही एक ज्यादा बड़े कैनवस पर कई दशकों के विस्तार में देखता है। परिवार, पहचान, स्मृति और समय का गुजरना। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा द नेमसेक को किस तरह आंकती है? मुख्य बातें क्या हैं? बॉटम लाइन। संक्षेप में ये विश्लेषण द नेमसेक को पहचान, परिवार, अपनेपन और सांस्कृतिक द्वंद्व जैसे जटिल विषयों पर एक शांत मगर भेदक नजर डालने वाले उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करता है। और इसकी ताकत बड़े नाटकीय मोड़ों में नहीं है। नहीं, बल्कि रोजमर्रा के साधारण क्षणों और सटीक बारीकी से चुने गए विवरणों में है। और इसके स्थायी प्रभाव या महत्व के बारे में समीक्षा का क्या निष्कर्ष है? ये किताब क्यों मायने रखती है आज भी? हाँ, विश्लेषण कुछ मुख्य कारण बताता है। पहला, ये किताब पहचान को एक पहेली की तरह नहीं देखती जिसे सुलझाना है, बल्कि एक जलवायु या माहौल की तरह देखती है जिसमें हमें जीना सीखना है,
अपनी जटिलताओं के साथ। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ये अप्रवासियों के रोजमर्रा के संघर्षों और उनकी साधारण वीरता का सम्मान करती है, बिना उन्हें किसी ऊंचे आदर्श के आसन पर बिठाए। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये दिखाती है कि कैसे एक नाम या हमारी विरासत एक बोझ भी हो सकती है और एक वसीयत भी हो सकती है। अच्छा। और बड़े होने का मतलब अक्सर इन दोनों को एक साथ स्वीकार करना और ढोना सीखना है। तो समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? क्या वो इसकी सिफारिश करती है? रेटिंग वगैरह? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में उपन्यास की काफी प्रशंसा है, इसे खूबसूरती से देखा गया और गहरी सहानुभूति वाला बताया गया है। और किन पाठकों को ये ज्यादा पसंद आएगी, ये भी बताया गया है कि ये किताब उन लोगों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जिन्हें चरित्र प्रधान कहानियां और घरेलू विवरणों का सूक्ष्म चित्रण पसंद है, या कोई भी जो खुद मिश्रित पहचान, पीढ़ियों के बीच की खींचतान या अपने परिवार की जड़ों और उसकी लंबी छाया से जुड़े सवालों से जूझ रहा हो। अच्छा। समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 की ठोस रेटिंग दी है। यह वाकई उन पाठकों के लिए लगती है जो किरदारों की अंदरूनी दुनिया में धीरे धीरे उतरना पसंद करते हैं। निश्चित रूप से ये एक धीमी गति से खुलने वाली, गहरी और सोचने पे मजबूर करने वाली किताब है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार। ये समीक्षा इस बात का जिक्र करती है कि कैसे दस्तावेज और पाठ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किताबों पर लिखे नाम हमारी जिंदगी में एक तरह से हमारी जगह ले लेते हैं, हमें परिभाषित करते हैं, हमें दिशा देते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे? कि आज की डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है, जहां हमारी पहचान कागजों से ज्यादा डेटा, ऑनलाइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया हैंडल से बंधी हुई है। क्या हमारे ये नए जमाने के नाम या लेबल हमें और भी ज्यादा परिभाषित या सीमित करते हैं? क्या हम आज के दौर में वाकई अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं, या हम हमेशा उन भारी निशानों, उन डिजिटल पहचानों से बंधे रहेंगे जो हमें दिए जाते हैं या जो अनजाने में हम पर चिपक जाते हैं? ये एक बहुत मौजूद सवाल है आज के ज़माने में। शायद द नेमसेक हमें अपनी पहचान की इन्हीं जटिल और हमेशा बदलती परतों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो कागज़ पर लिखी हो या स्क्रीन पर। पहचान की ये यात्रा मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल।